हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो कुष्ठ रोग में, जो कि पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, जो कि कुष्ठ रोग या लेप्रोसी से संबंधित ही है, उसका वीडियो बनाया जा चुका है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट के डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियो में मिल जाएगा। जितने भी वीडियोज बने हैं उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बिना देर किए वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट सेकंड में कुष्ठ रोग के लक्षण, यानी कि हम इसके अंतर्गत सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी को जानेंगे कि कुष्ठ रोग के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं। इससे पहले हमने कुष्ठ रोग का अवधारणा, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार को हमने जाना था। आज हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कुष्ठ रोग को पहचान सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ भी आपके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। हम सबसे पहले देखेंगे शुरुआती लक्षण, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो कुष्ठ रोग के अर्ली सिम्टम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि स्तब्ध या सुन्न हो जाना, नम्बनेस, यानी कि जब शुरुआत में जो कुष्ठ रोग होता है या शुरुआत होता है तो ऐसे ही स्टार्टिंग होती है कि जो सुन्न हो जाना, क्या सुन्न हो जाना मतलब हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सुन्न हो जाती हैं। मतलब कि हमें ये पता नहीं चलता है कि वास्तव में हम कुछ एक्टिविटी, कुछ मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है। दूसरा है आँखों में सूखापन आना, ड्राइनेस इन आइज, यानी कि आंखों में सूखापन भी उस समय आता है, क्योंकि शुरुआती लक्षण हैं। तो हर किसी भी समस्या के लक्षण शुरुआत में ऐसे ही होते हैं और फिर वो एक गंभीर रूप लेते हैं। तो ये सारे हमारे शुरुआती लक्षण के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है तापमान संवेदना में कमी, अर्थात बदलता तापमान महसूस ना होना, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारा टेम्परेचर, जो सेंसेशन होता है उसका लॉस होता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें जिस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है वो प्रॉब्लम ही ऐसी है कि हमें पता ना चले। चौथा देखिए मांसपेशियों में कमजोरी आना, यानी कि वीकनेस आ जाती है हमारे मसल्स में, ये भी एक शुरुआती लक्षण है। स्पर्श संवेदना में कमी, टच सेंसेशन रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, टच करते हैं तो पता चलता है कि ठंडा है कि गर्म है, तो इस तरीके की संवेदना इनके अंदर जा चुकी होती है। उसका मेन कारण है जब सुन्न हो जाना है, जब नंबनेस हो जाएगा तो सीधी सी बात है हम कैसे संवेदना कर पाएंगे। ये भी शुरुआती लक्षण के ही कुछ पॉइंट हैं। नेक्स्ट है कि यह पिंस और सुई की संवेदना का महसूस ना होना, अर्थात चुभन महसूस ना होना। अब यहाँ तक ये शुरुआती लक्षण की स्थिति है कि अगर कोई सुई आप चुभाते हैं, कोई पिन वगैरह होती हैं, तो भी उसको महसूस नहीं होता है। ये उसकी शुरुआती दौर है, ये शुरुआती लक्षण है लेप्रोसी के। दर्द या जोड़ों में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द होता है, ये भी शुरुआती लक्षण है। वजन घटना, यानी वेट लॉस भी होता है। इसके बाद फफोले या चकत्ते, अल्सर होना, यानी कि ब्लिस्टर्स और रेसेस या अल्सर, ये सभी शुरुआती दौर के लक्षण हैं, जो कि बाद में एक गंभीर रूप लेते हैं। इस समय हमें बहुत ज़्यादा एक देखभाल या बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि एक्टिव रहें इंटरवेंशन के लिए,
ताकि हो सके तो प्रयासरत हो करके उसको ठीक कराया जा सके। अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे आगे, फिलहाल हम यहाँ लक्षण के बारे में जानते हैं। अब हम देखें संक्रमण के बाद के लक्षण, पोस्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी को शुरुआत में संक्रमण हो जाता है या शुरुआत हो जाती है या थोड़ा बहुत उसके लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसके बाद के और क्या लक्षण दिखते हैं। बड़े अल्सर होना, हैविंग लार्ज अल्सर, जो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इससे बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसल्स हैं, वो क्या है, नष्ट होने लगती है। चेहरे का रूप बदलना, चेंजेस इन फेस, जैसा कि आपने शुरुआत में चित्र को देखा होगा या आप चित्र में देखेंगे तो चेहरे का जो स्वरूप होता है ना वो भी बदल जाता है, उसका नेचर ही चेंज हो जाता है। उंगलियों का छोटा हो जाना, तो ये भी एक प्रकार का संक्रमण के बाद के लक्षण है, क्योंकि शुरुआत में तो छोटे छोटे लक्षण दिखेंगे कि दर्द होगा, कुछ होगा, लेकिन वही जब एक बड़ा रूप ले लेता है तो उंगलियां भी छोटी हो जाती हैं। आपने देखा होगा उंगलियां गल जाती हैं। नाक नष्ट हो जाना, यह भी एक प्रकार का संक्रमण के बाद का लक्षण है। नेक्स्ट है कि बालों का झड़ना, उदाहरण के लिए आईब्रो का झड़ना, यानी कि वहाँ बालों का भी झड़ना इनमें देखा जाता है। जैसे कि आईब्रो जो हमारी होती हैं वो उसका झड़ना हो जाता है, तो हम इसको संक्रमण के बाद के लक्षण में लेते हैं। किडनी खराब होना, मतलब कितनी भी किडनी भी हमारी फेल्योर हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का संक्रमण के बाद का लक्षण है जो कि बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है हाथ व पैरों में लकवा मारना या पूरी तरीके से काम करना बंद कर देना। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है कि अगर हाथ और पैरों में लकवा मार दे और पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे तो सोचिए उस इंसान की क्या स्थिति होगी। चलने में दिक्कत, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत, अब उसको दर्द भी होगा, उसको विभिन्न प्रकार की और समस्याएं बढ़ेंगी, उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब कोई अपने साथ समस्या होती है तो मानसिक रूप से हम सोचने लगते हैं, तो वो एसोसिएटेड होता है। तो ये हमारे संक्रमण के बाद के लक्षण हैं। नेक्स्ट है कि महिला द्वारा गर्भ धारण करने में समस्या होना। क्या है लास्ट में, क्या है कि महिला द्वारा गर्भ धारण करने में समस्या होना। अब देखिए जब संक्रमण हो जाता है, हाथों में प्रॉब्लम, पेन, मसल्स में प्रॉब्लम, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे कई सारी ऐसी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि महिला को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए ये सभी आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं जो लेप्रोसी के हैं। तो कई सारी समस्या देखने को मिलती है, केवल ऐसा नहीं है कि हमारी उंगलियां ही प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं। अब जब किसी को अल्सर हो जाएगा, जब किसी को कान सुन्न हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये लक्षण बहुत खतरनाक होते हैं और इन्हीं से हम पहचानते हैं कि कुष्ठ रोग है। अब देखते हैं कि कुष्ठ रोग के कारण आखिरकार किस कारण से होता है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण अवश्य होता है और बिना किसी कारण के संभव ही नहीं है कि हम किसी चीज को ये कह सके कि ये प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं कि यह माना जाता है कि जब कुष्ठ रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति खुली हवा में खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से तरल पदार्थ की सूक्ष्म बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिनमें कुष्ठ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन बूंदों को सांस के द्वारा अपने अंदर खींच लेता है तो वह भी कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाता है। कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसका इलाज न किया गया हो, उसके साथ कई महीने करीब संपर्क में रहने से आप कुष्ठ रोग से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं कि केवल यही कारण है, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, बहुत सारे जो लोग हैं और WHO में भी बहुत सारी रिसर्च हुई और उसी के आधार पर वो सारी कह पाते हैं कि कितने लोग हैं, क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो ये मेन बात है।
इसके अलावा देखिए कि कुष्ठ रोग होने की आशंका और बढ़ जाती है। किसके कारण से? जैसे कि भीड़ भाड़ के क्षेत्र में अगर आप ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर ऐसा कारण माना गया है कि यदि वो छींकता है, खांसता है, अगर बाहर उसके बैक्टीरिया फैलते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, भीड़ भाड़ के एरिया में ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा देखिए कि संक्रमित लोगों से लगातार शारीरिक संबंध बनाना, यानी कि संक्रमित लोगों से लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहना, तो ये भी एक प्रकार का और ज़्यादा संबंध बना। सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को समस्या है और आप उससे टच होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी, क्योंकि जो ये समस्या है वो हाथों में, पैरों में, शरीर में, हर जगह दिखती है, मुंह में भी देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है, अगर टच होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए और ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है कुष्ठ रोग होने की। अब हम देखते हैं कि कुष्ठ रोग का परीक्षण, अगर हम डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी की बात करें तो हम पाते हैं कि कुष्ठ रोग किस तरीके से हम परीक्षण कर सकते हैं और देखते हैं इसको। जैसे कि शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती है, भाई से शारीरिक रूप से समस्या है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है कुष्ठ रोग, तो हम मतलब जांच करेंगे, फिजिकल टेस्ट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से ये हुआ। तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिजिकल टेस्ट में हमारे जो शरीर रूपी जो डॉक्टर होंगे वो इसमें काम आएंगे। मैं आगे स्पेशलिस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्पेशलिस्ट कुष्ठ रोग के लिए काम करते हैं। तो शारीरिक परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम पता लगा पाते हैं कि शरीर में जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे इंटरनल जो क्या कारण से ये हो जाता है, ये बारे में पता लगाना। और त्वचा बायोप्सी परीक्षण, त्वचा बायोप्सी परीक्षण, स्किन बायोप्सी टेस्ट, ये प्रभावित त्वचा के ऊतक का सैंपल निकालना। प्रभावित त्वचा के मतलब हमारी त्वचा में जहाँ पर प्रॉब्लम होता है कुष्ठ रोग से संबंधित, या जहाँ पर घाव होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से का सैंपल निकालते हैं। मतलब या अगर सैंपल देखें तो उसका छोटा रूप, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में उसको किस कारण से हुआ है। तो जैसे हम किसी बड़े चीज़ का पता लगाते हैं, कुछ एक रोग है, तो उस रोग को हम ये देखने के लिए कि वो वास्तव में किस तरीके से बड़ा रूप ले लिया और किस कारण से, तो हमें उसका सैंपल लेना पड़ता है और उस सैंपल के आधार पर फिर आगे हम डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोमिन त्वचा परीक्षण। ये लेप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है। इस टेस्ट प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक छोटी मात्रा को इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर में डालते हैं। आमतौर पर बाजू के अगले हिस्से में जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता है उनको इंजेक्शन वाली जगह पर तकलीफ महसूस होती है। तो यहाँ पर लेप्रोमिन त्वचा परीक्षण भी किया जाता है। अब ये एक प्रकार का बैक्टीरिया किस तरीके से हम उसको दूर करें या किसको हम इंजेक्शन के माध्यम से करें, ये पूरा डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो हम कुष्ठ रोग का परीक्षण करते हैं तो इन चीज़ों का टेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या उपचार किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट कुछ किया जा सकता है और क्या सोल्यूशन है उसका। तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। देखते हैं कि कुष्ठ रोगियों के साथ लंबे समय तक संपर्क से बचें। मतलब ये भी एक उपचार का हर चीज तरीके से ट्रीटमेंट का एक शुरुआत है। जब भी कोई चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं बताता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना हो गया तो बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा संपर्क से बचें, मास्क पहने, हाथ धोएं। तो ये क्या है, ये मतलब अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं हम तो आने वाली समस्या से बच सकते हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट है कि कुष्ठ रोगियों के साथ लंबे समय तक संपर्क से बचें, या तो दूर से बातचीत कर लें तो ठीक है। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया को मारने वाले एंटीबायोटिक्स, यानी कि अगर हम उपचार करते हैं तो एंटीबायोटिक्स का होना ज़रूरी है, तब जा करके बेहतर ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज है, क्योंकि बिना बैक्टीरिया के तो फैलेगा नहीं, तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जा करके एक बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है।
नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1995 में मल्टीपल थेरेपी को विकसित किया था। इसके अलावा कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को मारकर इसका इलाज करती हैं। देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो 1995 में नहीं बना था, 1948 में बना था, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अपडेट देता रहता है, क्योंकि वो रिसर्च करता रहता है कि क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो उन्होंने 1995 में मल्टीपल थेरेपी का विकास किया कि मल्टीपल थेरेपी मतलब बहुत सारी थेरेपी एक साथ कैसे काम करती हैं और किस तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं भी कि कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को मारकर इसका इलाज कैसे करती हैं, इससे संबंधित भी हम उपचार किए। तो ये हमारा ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट कि कुष्ठ रोग के मरीज को विटामिन ए व विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो उसके जो स्किन है प्रॉब्लम होती है, जो हमारे हाथ में, पैर में, मुंह में, पूरे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे रिलेटेड, तो विटामिन ए और विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि उपचार में ये डॉक्टर सारी चीज़ें बताते हैं। अब देखिए कि स्पेशलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, विशेषज्ञ कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो विशेषज्ञ होगा, हर चीज़ का विशेषज्ञ है दुनिया में। अब देखिए सबसे पहला है कि संक्रामक रोग के डॉक्टर, यानी कि इन्फेक्शन डिसीज डॉक्टर। तो अब ये आप सोचिए कि संक्रामक रोग के डॉक्टर तो होंगे ही, क्योंकि वो एक संक्रामक रोग है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करते हैं कि संक्रमणों का इलाज करते हैं। देखिए पहला पॉइंट कि संक्रामक रोग के जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, संक्रमणों का इलाज करते हैं, जिसमें वे संक्रमण भी शामिल हैं जो गर्म इलाकों में ज़्यादा होते हैं। अब ये गर्म इलाकों की भी बात करता है जहाँ पर ठंडे इलाके नहीं हैं। दूसरा देखिए कि प्रतिरक्षा रोग विशेषज्ञ जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम होता है, उस डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है कि प्रतिरक्षा जो हमारा तंत्र है उसके विकारों का निदान और उपचार करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारा इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल है कितना नहीं है, तो उसको पावरफुल कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो भी बीमारियां समस्या होती हैं उनसे लड़ने के लिए हमें वो काम आता है, तो उसको कितना बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए हमारे ये डॉक्टर काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए त्वचा रोग विशेषज्ञ। अब सीधी सी बात है, जब त्वचा रोग विशेषज्ञ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे त्वचा में ही तो प्रॉब्लम है कि त्वचा, नाखून और बालों की खराबियों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इन सबसे वो सैंपल टेस्ट लेकर के फिर उसमें देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये इनका पूरा काम है। तो ये त्वचा रोग विशेषज्ञ करते हैं। कुछ अन्य जानकारियाँ जो बहुत सारी आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को पूरे विश्व में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के 60% कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग लगभग भारत में मौजूद हैं, यानी कि 60% लोग इससे पीड़ित हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1995 में लागू किया गया। नेक्स्ट कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1898 में लेप्रोसी एक्ट लागू किया गया, यानी कि लेप्रोसी एक्ट कब बना, तो 1898 में। किसने लागू किया, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने। कहाँ लागू किया, तो भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इससे संबंधित डे से रिलेटेड भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं। तो आज का हमारा यही वीडियो जो कि आपको पसंद आया होगा, वो ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे आपका यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का पार्ट उसमें भी है। तो आपको डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें आपको काम आएंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।